स्टूडेंट्स आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड गाइज आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी आपकी। दोस्तों हमने जो ये बुक स्टार्ट करी है अरिहंत की ये सब्जेक्टिव बुक है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने कवर कर रखा है, हमने इसमें मिडिवल हिस्ट्री भी कवर कर रखा है एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके वन लाइनर टाइप के, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया और तमाम ऐसी एग्जामिनेशन जहाँ पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बुक, क्योंकि इसमें बहुत कम समय में बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको कवर करने का मौका मिल जाता है। बहुत अच्छी किताब है, इसलिए मैं पर्सनली इसको लाइक करता हूँ और इसे कवर करा रहा हूँ। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है एज रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिवोल्ट जो है ना, ये रिवोल्ट के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। वैसे इसे जो फेमस एक वर्ड से इसको फेमस एक इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसे कहा गया है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को तो सबसे पहले जानेंगे कि ये सिपाही विद्रोह था। ठीक है, सिपाही विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाहियों का विद्रोह था। तो ये हुआ क्यों था, व्हाट वेर द कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट, क्या कारण थे। किसी भी रिवोल्ट के कुछ कारण होते हैं, उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो नंबर 1 जो कारण था वो एक पॉलिटिकल रीज़न था। पॉलिटिकल रीज़न में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नाना साहिब, जो कि एडॉप्टेड सन थे, आखिरी जो पेशवा था उस समय का, बाजीराव द्वितीय, उसके ये एडॉप्टेड सन थे। तो इनके पिताजी को, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों ने पेंशन तो दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने बेटे को एडॉप्ट किया, जो कि खुद क्लेम किया नाना साहिब ने कि अब मैं पेशवा हूँ, मुझे भी पेंशन चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे पेंशन इनकी बंद कर दी और ये बेचारे नाराज़ हो गए और एग्जाइल्ड हो गए। वहाँ से आके ये कानपुर में रहने लगे। उस समय कानपुर को कौनपुर कहा जाता था, कौनपुर। ठीक है, तो ये कानपुर में आके रह रहे थे और कानपुर में इन्होंने जब विद्रोह हुआ उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई एज अ लीडरशिप देके। ठीक है, दूसरा कारण है अवध का, जो कि लखनऊ है। लखनऊ एक बहुत, अवध वाला जो रीजन था बहुत फेमस रीजन था किसानों को लेकर, एंड वहाँ के जो राजपाट थी, वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था, जो उस समय के राजा थे वहाँ पे, उनको बोला गया कि ये माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो झांसी में लगा था, माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इन्होंने एनेक्स कर लिया अवध को। ब्रिटिशर्स ने बोला कि अवध में माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक तरीका था, ये उनका एक तरीका था इसको एनेक्स करने का, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी नहीं आ रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसमें कहा जाता था कि भाई अगर आपका कोई सन नहीं है, मान लीजिए आप राजा हैं और आपका कोई सन नहीं है, ठीक है, आपका कोई बेटा नहीं है, आप राजा हैं, तो आप पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाएगा, आपका एडॉप्टेड सन जो है राजा नहीं बन पाएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ केस ही नहीं था। इन्होंने बोला कि अरे यार इसको कैसे एनेक्स करें, इसको एनेक्स करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, 1856 में इसे एनेक्स कर लिया। साथ में झांसी में जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड मर गए और इनका बेटा काफ़ी छोटा था, तो झांसी की रानी ने कहा कि मैं ही शासन कर लेती हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, ना एडॉप्टेड सन कर पाएगा, आपका माइनर सन है ये, हो करके यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के इसको भी कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण था मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, मिलिट्री सिस्टम था, मिलिट्री सिस्टम में कुछ सिपाही जो थे इंडियन थे, कुछ सिपाही उसमें अंग्रेज़ थे। तो होता क्या था कि इंडियन और अंग्रेजी जो फौज थी, अंग्रेजी जो सिपाही थे, उनमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन टर्म्स ऑफ सैलरी,
उनको जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा सैलरी पे किया जाता था, इंडियन सोल्जर्स के अपेक्षा उनको ज़्यादा सोल्जर्स मिलता था। तो इससे कहीं ना कहीं एक हीन भावना और एक द्वेष की भावना जगी इन्होंने इनमें डिस्क्रिमिनेशन देख के। इसके अलावा ये सिपाही जो थे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्ट तक ये प्रमोट हो सकते थे वो था सूबेदार। सूबेदार से ज़्यादा ये प्रमोट नहीं हो सकते थे। कोई भी जो है कोई भी सिपाही अफसर नहीं बन सकता था, कोई भी सिपाही ये प्रमोट होकर अफसर नहीं बन सकता था, ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी अफसर नहीं बन सकता था। तो ये एक लिमिटेशन बना दिया गया था ताकि अंग्रेजी जो हुकूमत है कहीं ना कहीं इंडियंस सोल्जर्स को भी सबऑर्डिनेट बना दे, और इंडिया को तो सबऑर्डिनेट बनाया ही था। तो ये मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण बना ये रिवोल्ट होने का। तीसरा कारण था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी मिशनरीज आने लग गई उस समय, बहुत सारी मिशनरीज आने लग गई, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो है सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स कहते थे कि अरे यार ये तो बर्बर लोग हैं, अरे यार इनको तो सिविलाइजेशन आता ही नहीं है, जो सिविलाइजेशन इंडिया में होगा वो हम करेंगे। ये भावना के साथ उन्होंने जो है इंडियन पीपल का जो है कहीं ना कहीं बहुत सारा उनका जो कस्टमरी लॉ आ रहा था, जो उनका सिस्टम चला रहा था, उसमें सोशल रिफॉर्म कर दिए। जैसे कि विडो रीमैरेज, ठीक बात है, अच्छा लगता है, विडो रीमैरेज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है, आज की डेट में एक्सेप्टेड भी है। बट अभी भी हमारे समाज में, वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा बट हमारे समाज में अभी भी इसमें दिक्कतें हैं, अभी भी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो विडो रीमैरेज स्टार्ट किया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सती कर दिया, ये भी ठीक है, एबोलिशन सती तो होना ही चाहिए था, लेकिन उस समय समाज को ये पसंद नहीं था, क्योंकि तुरंत चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें धीरे धीरे हटती हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग कानून लाना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन कारण बना, ये डेफिनेटली कारण बना, क्योंकि इंडियंस को ये पसंद नहीं था, हमें ये पसंद नहीं था कि ये सब चीज़ें हटाई जाएं। स्कूल जो है गर्ल्स के लिए खोला गया, क्रिश्चियन मिशनरीज आई, ये सब हमें जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमें फील हुआ, और ये भी कारण बना इस रिवोल्ट का। सोल्जर वेयर आस्क्ड टू यूज रॉयल इनफील्ड, एक राइफ़ल आया था जिसमें ग्रीज्ड कार्ट्रिज यूज होता था। तो देखिए वो राइफ़ल कुछ इस तरीके का राइफ़ल था, ठीक है, और इस राइफ़ल में जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज लगता था वो कुछ इस तरीके का कार्ट्रिज था, जो कि ऐसे यहाँ पे बंधा होता था, और इस कार्ट्रिज में जो है बारूद होता था, और ये बारूद इसमें फिल किया जाता था, फिल करके और इसको फायर किया जाता था। तो ये जो है ये पोर्शन को काटना पड़ता था दांत से, ये जो कारतूस है इस पोर्शन को काटना पड़ता था दांत से, और ये माना जाता था कि ये जो बैग जैसा था सिस्टम, ऐसा कुछ बैग जैसा जो था जिसको यहाँ पे काटा जाता था, तो ये जो आउटर पोर्शन था ये बोला जाता था कि ये बना है बीफ और पोर्क की चर्बी से, मतलब कि गाय और सूअर की चर्बी से बना है। तो गाय जो था हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस एनिमल हो जाता है, और जो बीफ के अलावा जो पोर्क था वो मुस्लिमों के धर्म को आहत करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से यहाँ पे जो है रिलीजन यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। ये इमीडिएट कारण भी बना इसके रिवोल्ट का। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रीवांसेस। इकोनॉमिक ग्रीवांसेस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई थी वो हर तरीके से हमारे इंडिजिनस जो मार्केट था, इंडिजिनस जो हमारे व्यापारी थे उनके लिए बहुत हानिकारक था। स्पेशली ये हेवी टैक्सेशन जो था, हेवी टैक्सेशन जो लिया करते थे, चाहे वो रैयत से ले, किसानों से ले, जिस तरीके से टैक्सेशन हो काफ़ी ज़्यादा था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। इसका मतलब ये है कि वन वे ट्रेड था, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है, ब्रिटिश जो व्यापारियों का जो माल इंडिया में आता था उसे बिना ड्यूटी के, बिना टैरिफ के, बिना पैसे के इंडिया में एंट्री करने का मौका मिलता था। जबकि हमारी जो व्यापारी थे उनका माल अगर इंग्लैंड में चला जाए, ब्रिटेन में चला जाए, तो वहाँ पे घुसते ही उनको टैरिफ पे करना पड़ता था, वो भी हेवी टैरिफ पे करना पड़ता था। इसलिए क्या होता था कि हमारी चीज़ें वहाँ महंगी हो जाती थी तो बिकती नहीं थी, उनकी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हो जाती थी तो खूब बिकती थी। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। हमारी सोसाइटी में ऐसा सिस्टम का बुनकर बहुत ज़्यादा थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन बहुत ज़्यादा थे, उनको भी इन्होंने तोड़ा। मशीन से सिले हुए शर्ट आने लग गए, यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, लाइक सूत वगैरह लेके जाते थे, वहाँ से
बढ़िया एकदम कपड़ा जो है टेक्सटाइल बना के लेके आके बेच देते थे। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल डमाडोल हो गई। एंड इसके अलावा पीजेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया इन्होंने, आर्टिसंस स्मॉल ज़मींदार्स को भी बहुत ज़्यादा इस इकोनॉमिक पॉलिसी का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये भी एक कारण बना। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आउटब्रेक हुआ कैसे। ये जो आउटब्रेक हुआ ये रिवोल्ट का, ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो बिगिनिंग होती है बंगाल के रिसेंटमेंट के साथ। बंगाल में एक इन्फेंट्री थी जिसका नाम था 19th इन्फेंट्री बेरहमपुर में इन्होंने, जो मैंने बताया कि नई एक रॉयल इनफील्ड जो है बंदूक राइफ़ल इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका कार्ट्रिज जो था वो ग्रीज्ड था, उसको यहाँ से काटना पड़ता था, जो कि माना जाता था कि काऊ की चर्बी और पिग की चर्बी से बना है। तो ये रिफ्यूज कर दिया ऐसा करने से 19th इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्होंने मना किया। फिर मंगल पांडे का एक इवेंट आया बहुत बड़ा, बैरकपुर में ये पोस्टेड थे 34th नेटिव इन्फेंट्री में। इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर के आदेश का पालन नहीं किया और उसने जब ज़्यादा कुछ बोला तो उसी को उड़ा दिया, फायर कर दिया और उसी के ऊपर उसकी मौत हो गई। इसके बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, बैरकपुर में ही इन्हें हैंग कर दिया गया। मंगल पांडे, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है बहुत सारी, आप देख लेना, मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट आता है 10 मई 1857 को जो सिपाही थे मेरठ में, उस समय मेरठ में जो सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उन्होंने अगेन यहाँ पे रिफ्यूज़ किया कि हम भैया रॉयल इनफील्ड जो राइफ़ल है उसको हम यूज नहीं करेंगे। और रिफ्यूज़ तो किया ही, साथ में रिवोल्ट भी कर दिया। रिफ्यूज़ करना और रिवोल्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। रिफ्यूज़ मतलब कि एक चीज़ को मना कर रहे हो, रिवोल्ट मतलब कि अब भैया हमने क्रांतिकारी जो है छेड़ दिया है, रिवोल्ट कर दिया है, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। सो द म्यूटनी स्प्रेड थ्रू आउट उत्तर प्रदेश एंड सिपाही मूव्ड टू दिल्ली क्राइंग मार्च टू दिल्ली। बोले कि दिल्ली चलो करते करते यमुना रिवर क्रॉस किया और फाइनली 11 तारीख को वो दिल्ली पहुंच गए, जहां पे उनकी मुलाकात हुई। वो जब पहुंचे वहाँ पे पहुँचते हैं ये रेड फोर्ट में सीधे, क्योंकि वो एक लीडर चाहिए था उनको कि भाई हमने रिवोल्ट तो कर दिया, अब हम एक लीडर हमें चाहिए। और उनको सबसे बेस्ट जो लीडर दिखा वो मुग़लों का शासक, आखिरी शासक जो था बहादुर शाह, जो कि खुद एक पेंशनर बन चुका था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके पास पहुँचे कि भैया तुम कमाल संभालो, बस तुम लीडरशिप दे दो, हम जो करना होगा हम करेंगे, ठीक है। बहादुर शाह उस समय बूढ़ा भी हो चुका था, 80 के आसपास का था ये, और ये बूढ़ा हो गया था और काफ़ी डर गया बेचारा। इसके पास ऑप्शन नहीं था जब सिपाही पहुँचे। सिपाही बोल रहे थे कि नहीं मानोगे तो हम मार देंगे, और उधर से वो डरा हुआ था कि अगर मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसने देखा कि चलो ठीक है, सिपाही मारेंगे, उससे बढ़िया है सिपाहियों को सहमति दे दो। और इसको जो है बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया गया शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया कि भाई अब इंडिया आज़ाद हो गई है और रिवोल्ट ये चलेगा अब तो, ठीक है। देन आता है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति में, वो है सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट और उसको किसने लीड किया। सेंटर ऑफ रिवोल्ट और उस सेंटर को किसने लीड किया, किसने इसको दबाया, ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये जानेंगे हम अपने सब्सिक्वेंट लाइंस में। तो दिल्ली में जो रिवोल्ट हुआ, ऑफ कोर्स दिल्ली में मेरठ से सिपाही पहुंचे थे और रिवोल्ट जो है दिल्ली में भी फैल गया और वहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को बोला गया कि आप लीड कीजिए। वहाँ पे उसने लीड भी किया विद द हेल्प ऑफ हिज जनरल बख्त खान। इसका जनरल था बख्त खान। उसने बोला कि ठीक है, मैं जनरलशिप करूँगा, मिलिट्री का ओवरऑल देखूँगा और सबको ऑर्गेनाइज करूँगा। ये जो है दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। कहते हैं कानपुर की कहानी मैंने बताई थी कि नाना साहिब जो कि बाजीराव द्वितीय के जो कि पेशवा थे, उनके एडॉप्टेड सन थे और इनको ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि भैया हम तुम्हें जो है पेंशन नहीं देंगे क्योंकि तुम एडॉप्टेड सन हो। और इसी का जो है इनिशियल नाम जो है ढूंढू पंथ था। नाना साहिब का जो है बचपन का नाम या फिर ओरिजिनल नाम कह सकते हैं कि ढूंढू पंथ था और नाना साहिब इन्होंने टाइटल होल्ड किया था। और ये दुखी इसलिए थे क्योंकि इनको जो है
ये एडॉप्टेड सन होने के कारण इनको पेंशन नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए नाराज़ थे और ये कानपुर आ गए थे। कानपुर में इनकी मदद कर रहे थे इनके जनरल तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान भी इसमें इनकी मदद कर रहे थे। नाना साहेब आखिरी दिनों में ये भाग गए नेपाल में, जब हारने लग गए तो, और वहाँ पे इनकी मौत जो है 1859 के आसपास में हो गई। झांसी में एक बहुत वीरांगना एक निकल के आई जिसकी गाथाएं आज भी हम सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हुई कि रानी जो थी ये झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, इनके हस्बैंड का मौत हो गया जल्दी ही, और इनको एक बच्चा था जो कि आप पिक्चर में भी देखते हो कि वो बांध के उनको लड़ रही हैं। तो रानी ने कहा कि ठीक है मुझे शासन करने दो। ब्रिटिशर्स ने नहीं कहा, माना नहीं। ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, अब आपके यहाँ कोई मेल शासक नहीं है, आपका बच्चा छोटा है, तो अब ये जो है ब्रिटिश का पार्ट बन गया है, ये इसे हम एनेक्स करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने उस विद्रोह में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको ये मौका दिख गया कि हम अपने जो है लैंड को फिर से अपने अधीन ले सकते हैं, ब्रिटिशर्स के कब्जे से छुड़ा सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप दिया झांसी में। फिर आते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने यहाँ पे नवाब वाजिद अली के बेटे थे। वाजिद अली इसके पहले अवध के नवाब थे जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया था, और इनफैक्ट बोला गया था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इनको भी दिखा कि भैया मौका है, अब तो रिवोल्ट किया, सिपाहियों को सपोर्ट करना चाहिए, और इन्होंने लखनऊ में लीडरशिप प्रोवाइड किया। खुद बेगम हजरत महल जो कि वाइफ थी, ठीक है, वाजिद अली की, और इनके बेटे बिरजिस कादिर ने भी यहाँ पे जम के पार्टिसिपेट किया। फिर फैज़ाबाद में किसने किया भैया, तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद को लीड किया। और ये थोड़े कंफ्यूज थे मौलवी अहमदुल्ला, शुरू में बड़े कंफ्यूज थे। इनको लगता था कि क्या करूं। कभी इनका मन चुलबुलाता था तो सोचते थे कि चलो अब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर देते, तो कई बार इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। फिर कई बार देखा कि अरे नहीं, लगता है सिपाही जीत जाएंगे, तो सिपाहियों को सपोर्ट करते थे। फाइनली लास्टली देखा जाए तो इन्होंने सिपाहियों के लिए खूब बहुत कुछ किया। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद। बरेली को लीड किया खान बहादुर खान ने, और बिहार में 80 साल के आसपास के बुजुर्ग, 78 साल के थे इनफैक्ट, कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया। जगदीशपुर के पैदाइश थे, जगदीशपुर के निवासी थे। आरा में इन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिवोल्टेड सोल्जर्स थे, उनको ज्वाइन किया। ये ज़मींदार भी थे जगदीशपुर के, और बाद में इनके पैरेलली ही इनके भाई भी इसमें लड़े, खूब लड़े। अमर सिंह जिनका नाम था, इनकी भी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह साहब की लड़ते लड़ते। फिर आता है भैया सप्रेशन कैसे हुआ, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट कैसे हुआ। तो जॉन लॉरेंस ने एक रिमार्क्स लिखा है, वो आप सोचो कि रिमार्क्स कितना बड़ा है। ये जॉन लॉरेंस ने कहा कि हैड ए सिंगल लीडर ऑफ एबिलिटी एराइजन अमंग देम वी मस्ट हैव बीन लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन। इसने कहा कि इतनी बड़ी ये विद्रोह थी, लेकिन इसमें लीडरशिप की कमी दिखी मुझे। इसने क्लियर कहा कि एक भी नेता अगर ढंग का होता, एबिलिटी वाला होता, तो आज हमारे लिए मुश्किल था, रिडीम करना, इसे वापस पाना मुश्किल था। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिल्ली वॉज कैप्चर्ड ऑन 20 सितंबर। ठीक है, अब शुरू हो जाता है कैप्चरिंग करना, रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने फिर से जो रिवोल्ट था उस एरिया को फिर से अपने अधीन लेना शुरू किया। तो दिल्ली को कैप्चर किया इन्होंने 20 सितंबर 1857 को, और इसमें जो लीडरशिप दिया कैप्चर करने में वो था जॉन निकोलसन। और बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया गया और इसे डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में, जहां इसकी मृत्यु हो गई। अपने वाइफ के साथ वहां पे इसको भेज दिया गया था, इसकी मृत्यु हो गई। और इसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे को गोली से उड़ा दिया गया दिल्ली में। ठीक है, कि आगे कोई रिवोल्ट होगा ही नहीं। झांसी वॉज कैप्चर्ड बाई ह्यूज रोज, जनरल ह्यूज रोज था, और जनरल ह्यूज रोज ने बेसिकली 17 जून 1858 को झांसी को रिकैप्चर किया। और बैटल फील्ड में ही रानी झांसी वाली जो रानी थी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जनरल ह्यूज रोज ने एक बात कही, अपने किताब में इसने लिखी थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, एक ही मर्द मिली जिससे कि हमने लड़ाई लड़ी। मतलब बीइंग ए महिला इनको मर्द की उपाधि दी, और ट्रिब्यूट भी पे किया रानी लक्ष्मीबाई को। किसने? ह्यूज रोज ने, जनरल ह्यूज रोज ने।
कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड ऑन 6 दिसंबर 1857 को इसे रिकैप्चर किया गया बाई कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। ठीक है, कानपुर को रिकैप्चर किया गया 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। एंड नाना साहिब एंड हजरत महल बोथ एस्केप्ड टू नेपाल। दोनों जो थे, नाना साहिब जो थे वो कानपुर को लीड कर रहे थे और बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ को लीड कर रही थी। तो ये दोनों जो है नेपाल भाग गए थे और नाना साहिब की 1859 में बताते हैं कि मृत्यु हो गई थी नेपाल में ही। लखनऊ को रिकैप्चर किया गया 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। ये नाम पूछ लेता है कई बार कि किसने रिकैप्चर किया, तो इसका सही आंसर हुआ कॉलिन कैंपबेल। हैवलॉक और आउटरम तीनों ने मिलकर इसे कैप्चर किया था। विलियम टेलर जो कि पटना का उस समय कमिश्नर था और इसके साथ था एडगरी, ये दोनों ने मिलकर पटना जो आरा का रिवोल्ट था उसको जो है रिकैप्चर किया, उसको सप्रेस किया और आरा को रिकैप्चर किया। तात्या टोपे जो कि कानपुर में एक्टिव थे, ही वॉज बिट्रेड, धोखा दे दिया गया इन्हें एक दोस्त के द्वारा, बेचारे पकड़े गए और इनको फाइनली फांसी की सज़ा हो गई 1859 में 15 अप्रैल को तात्या टोपे को। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी है यहाँ पे, दैट रानी लक्ष्मीबाई निक नेम्ड मनु, इनका निक नेम था मनु, वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर। इनकी शादी किससे हुई थी? राजा गंगाधर राव से हुई थी 1842 में। एंड द कपल एडॉप्टेड ए चाइल्ड, 1853 में इन्होंने एक चाइल्ड को एडॉप्ट किया था। बट लॉर्ड जो डलहौजी था, ही विश्ड टू एनेक्स झांसी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की ही नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको हड़पने का कोशिश किया और हड़पा भी, क्योंकि इसने बोला कि एडॉप्टेड सन वगैरह नहीं चलेगा, माइनर सन नहीं चलेगा, तो भैया हम तो अब इसको जो है अपने अधीन लेंगे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रानी डिड नॉट सरेंडर एंड डाइड फाइटिंग एट कल्पी नियर झांसी ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो यहाँ पे जो है ठीक है झांसी लिखा है, ग्वालियर में एक्चुअली हुई थी इनकी मृत्यु 1857 में। क्वेश्चन जब भी आए तो ग्वालियर लगाना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि टॉपिक होगा हमारा गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। बाय बाय।